हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स यानी क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 10th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी इसमें सबसे पहले हमें जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के क्या हैं? तीन क्षेत्र। कौन कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, इन्हें हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कहते हैं। आगे ये अर्थव्यवस्था यानी ऐसे सेक्टर हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को पैसा प्राप्त होता है, भारत को, भारतीय सरकारों को क्या धन प्राप्त होता है। इसलिए ये क्या क्षेत्र है, ये क्या है, ये सेक्टर्स है, इकोनॉमी सेक्टर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राइमरी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर्स क्या होते हैं, कौन से उद्योग इसमें आते हैं। सबसे पहले प्राइमरी यानी ऐसे क्षेत्र, ऐसे व्यापार, ऐसे उद्योग जो सीधे तौर पर प्रकृति के द्वारा प्राप्त संसाधनों पर निर्भर होते हैं। यानी बिना प्रकृति के जो संसाधन हैं उनके बिना इनका काम नहीं चल सकता। यानी कि सीधे तौर पर प्रकृति के द्वारा जो संसाधन जिन उद्योगों में लाए जाते हैं वे प्राथमिक उद्योग कहलाते हैं। एग्जाम्पल के आधार पर खेती करना, एग्जाम्पल के आधार पर खेती करना, क्या करना? खेती करना, फिशिंग, मछली पालन, माइनिंग एक्सेट्रा। यानी ये प्रकृति के जो प्राप्त संसाधन है उन्हीं पर उद्योग आधारित हैं, उन्हीं पर उद्योग आधारित हैं। ठीक है। नंबर 2 सेकेंडरी, नंबर 2 सेकेंडरी यानी द्वितीयक। नंबर 2 कौन सा है? सेकेंडरी यानी द्वितीयक। ऐसे क्षेत्र जो प्राथमिक उत्पादकों, जो प्राथमिक उत्पादों को उनका मूल्य बदलने में सहायता करते हैं, उनका मूल्य बदलने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जो भी प्राथमिक उत्पाद हैं उनका मूल्य बढ़ाने में जो क्षेत्र सहायता करते हैं वे सेकेंडरी कहलाते हैं। जैसे अगर हमें प्राइमरी सेक्टर में अगर हम माइनिंग कर रहे हैं, क्या हम खनन कर रहे हैं, तो उसके द्वारा प्राप्त हमें क्या होता है? लोहा प्राप्त होता है माइनिंग से। खनन करने से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें लोहा प्राप्त होता है, हमें कच्चा तेल प्राप्त होता है। ये सभी क्या है? खनन के काम है। उससे हमें क्या है? जब हम इसको किसी फैक्ट्री में लाते हैं और उसको हम किसमें बदल देते हैं? एक फैन में बदल देते हैं, एक लोहे को किसमें बदल देते हैं? फैन में। तो वो इंडस्ट्री कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्या कहलाती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यानी जो कारखाने हैं, जो क्या हैं? कारखाने हैं, वे सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। किसमें आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, जहां पर जो प्राथमिक उत्पाद होता है उसको उसका आकार बदलने में, उसका साइज बदलने में या उसके मूल्य को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं सेकेंडरी, वो कहलाते हैं सेकेंडरी। ठीक है। नंबर 3 टर्सरी, नंबर 3 टर्सरी तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र यानी ऐसे क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सहायता पहुंचाते हैं। ऐसे क्षेत्र जो प्राथमिक उद्योग को, प्राथमिक क्षेत्र को और द्वितीयक क्षेत्र को क्या पहुंचाते हैं? सहायता पहुंचाते हैं। वे कहलाते हैं टर्सरी यानी तृतीयक क्षेत्र। इसके अंतर्गत 3 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक होता है हमारा ट्रांसपोर्ट, एक हमारा क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। एक हमारा बैंकिंग प्रणाली, एक हमारा क्या? बैंकिंग। और नंबर 3 आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी। हम इन चीजों को थोड़ा सा ये तीनों जो पॉइंट हैं कि किस तरीके से पहले क्षेत्र को और दूसरे क्षेत्र को फायदा पहुंचाते हैं या उनको सहायता करते हैं। सपोज कीजिए किसी एक किसान को जो एक प्राइमरी सेक्टर में आता है, एक किसान जो प्राइमरी सेक्टर में आता है कि वो खेती करता है, एक व्यक्ति को
अपना अनाज मंडी में बेचने के लिए, अपना अनाज मंडी में सुगमता से बेचने के लिए उसे ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। उसे किसकी आवश्यकता पड़ती है? ट्रांसपोर्ट की। अगर समय रहते उसे ट्रांसपोर्ट मिल जाता है तो उसकी जो उपज है, जो उसका उत्पादन है, वो आसानी से बाजार में पहुंच जाता है। ऐसे ही एक किसान को अपनी खेती को बढ़ाने के लिए, अपनी उपज को बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के कीटनाशक, कवकनाशक, खाद की आवश्यकता पड़ती है, तो वो इसके लिए बैंक से सहायता मांगता है और बैंक जब उसको पैसा उपलब्ध करा देती है तो वो आसानी से अपने खेत में अधिक उत्पादन कर लेता है, अधिक उत्पादन कर लेता है। तीसरा है आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, यानी इसके तहत एक किसान अपनी मिट्टी के बारे में बहुत सारी जानकारियां ले सकता है कि किस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी हो सकती है और हम किस गुणवत्ता तक उसमें किसी फसल को उगा सकते हैं। तो ऐसे करके ये जो 3 सेक्टर हैं, जो ट्रेजरी सेक्टर के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और आईटी, ये बहुत प्रमुख मुद्दे हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को क्या देते हैं? सहायता करते हैं, उनको बढ़ाने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कंडीशन, यानी क्या क्या शर्तें हैं। कंडीशन को हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पे शर्तें मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? शर्त। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, एक संगठित और एक असंगठित। देखिए संगठित क्या है? ऐसे क्षेत्र जिनकी तनख्वाहें, यानी जिनका वेतन, जिनकी छुट्टियां और जिनके कार्य करने की अवधि एक निश्चित समय होती है, यानी उनका वेतन कब मिलना है, उन्हें कितनी छुट्टी मिलनी है और उनको वेतन किस तारीख को मिलना है, ये सब चीजें ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। यानी इस सेक्टर में हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के आसानी से नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण क्या है? आप इसमें रेल विभाग है, आप उसको मान सकते हैं। तो आपको पता है रेल विभाग में एक फिक्स टाइम पर वेतन मिलता है, उसके पूरे वर्ष की छुट्टियां नियत हैं और ये जो विभाग है वो आपको समय समय पर जो अन्य और सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं वो आपको उपलब्ध कराता है। इसमें काम करने के अच्छे अवसर लोगों को प्राप्त होते हैं। जबकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसे हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। यानी इसके अंदर प्राइवेट छोटी छोटी इकाइयां जो लोगों को रोजगार मुहैया कराती हैं, जो लोगों को रोजगार मुहैया कराती हैं। इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादातर जो समस्या है कि वेतन का समय पर न मिलना, छुट्टियों का तय न होना और काम के घंटों का निश्चय न होना, ये इस सेक्टर की बहुत बड़ी क्या है? समस्या है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो लोग लगे हुए हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हुए हैं, यानी कि असंगठित क्षेत्र में। ठीक है ना? यानी ज्यादातर भारतीयों की जो इनकम है, जो रोजी रोटी है या जो उनके घर की जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चल रही है। और इसीलिए क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमेशा किसी भी व्यक्ति को अपने जॉब की एक तरीके से कह सकते हैं सुनिश्चितता नहीं होती है, उसको पता नहीं कब और कैसे निकाल दिया जाए, ये वहां पर हमेशा संभावना बनी रहती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है देखिए ओनरशिप, स्वामित्व, यानी मालिकाना हक, यानी मालिकाना हक। तो इसके अंतर्गत 3 है, प्राइवेट निजी स्तर वाला, पब्लिक सरकारी और थर्ड पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर। यानी कि नॉर्मल है प्राइवेट वर्क क्या है, जब आप कोई कारखाना लगाते हैं तो उसमें क्या है, अगर एक कारखाने की कमान कुछ लोगों के हाथ में है, 1 2 4 6 10, तो हम उसे कहेंगे कि वो एक प्राइवेट कंपनी है, जिसमें निजी लोगों के हाथ में पूरे कारखाने का संचालन होता है। वे क्या कहलाते हैं? वे प्राइवेट क्षेत्र कहलाते हैं, प्राइवेट सेक्टर। दूसरा है पब्लिक। पब्लिक का मतलब जिसमें सरकार के द्वारा संचालन किया जाता है वो कहलाता है पब्लिक, वो कहलाता है पब्लिक। ठीक है, अब जो भी समय के साथ पूंजी बढ़ती जा रही है और सरकारों को खर्च के अलावा जब संसाधन नहीं बच पाते हैं तो उन्हें प्राइवेट सेक्टर की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अपनी पूंजी को सरकार को ऐसे ही नहीं दे सकता है, उसके लिए कुछ क्या नियम बनाए गए सरकार के द्वारा
तो सरकार ने एक नई क्षेत्र ओनरशिप के तौर पर एक नया विभाग शुरू किया, जिसको कहते हैं हम पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी जिसमें दोनों ही लोग मिलकर पैसा लगाते हैं किसी भी उद्योग के लिए, जिसमें आजकल आप सुन रहे होंगे कि रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे को टोटली ही प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अभी रेलवे भारत सरकार के अधीन ही है और अधीन ही रहेगी, लेकिन हाँ, भारत सरकार अपने खर्चों को कुछ कम करने के लिए प्राइवेट संस्थानों को या जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको रेलवे में भागीदारी बेच रही है या उनको भागीदारी करने की योजना बना रही है, ताकि उनकी पूंजी और सरकार की पूंजी रेलवे आसानी से चल सके और सरकार अपनी पूंजी को बचाकर कुछ अन्य क्षेत्रों में खर्च कर सके। ठीक है ना? तो ऐसे करके मैंने आपको ये जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है।